जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष किसरवानी और हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन। यह टेस्ट 2 का पार्ट 2 होगा, जहां हम 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और यह टेस्ट हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com पर व हमारे एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसमें आप टेस्ट को लगाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 21वां क्वेश्चन दिया गया है और 21वें क्वेश्चन में आप रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि यदि ऑनेस्टली शब्द के प्रत्येक स्वर को, यह हम थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे, कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, और इसी प्रकार शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित करने पर कर दिया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहले हम ऑनेस्टली शब्द को लिख लेते हैं। अब यहाँ बोला गया है प्रत्येक स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है। तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ओ और ई को उनके नेक्स्ट वर्ड से बदलना है। तो ओ के बाद आता है पी, ई के बाद आता है एफ, और इसी प्रकार जो व्यंजन बचे हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के एक पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो एच के पहले आता है यहाँ पर जी, एन के पहले आता है एम, एस के पहले आता है आर, टी के पहले आता है एस, एल के पहले आता है के, और इसी प्रकार वाई के पहले आता है एक्स। अब इन वर्ड्स को हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्हें जमाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आने वाला है एफ, फिर आएगा जी, फिर आने वाला है के, और के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा पी, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस, और फिर आएगा एक्स। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्स ने अपना स्थान नहीं बदला है, और इसके अलावा सभी ने अपना स्थान बदल दिया है। सिर्फ एक वर्ड है जो अपना स्थान नहीं बदलेगा, यानी एक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 22वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है आलू पौधे का कौन सा भाग है। यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है जड़, तना, फल तथा मैशोकार्प। देखिए, आलू की बात कर लेते हैं। तो आलू जो है वो भूमिगत तना होता है, ठीक है। अब जो तना होता है इसके लिए, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो है तना। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि तना होता क्या है। देखिए, तना की डेफिनेशन क्या होती है, पौधे का वह भाग जो भ्रूण यानी बीज, ठीक है, बीज से ही जब वो अंकुरित होता है तो उससे प्रांकुर तथा मूलांकुर विकसित होते हैं, जिनसे हमारे तने तथा जड़ों का निर्माण होता है। तो पौधे का वह भाग जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ता है, उसे ही हम तना कहते हैं। इसमें में फल, फूल, पत्ते आदि विकसित होते हैं। थोड़ा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये एक चने का बीज दिया हुआ है, ये पार्ट होता है। हमने घरों पर भी जो चने हैं उनको फुला कर रखा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से एक व्हाइट पोर्शन निकलता है, ठीक है, वो होता है मूलांकुर। ये जो व्हाइट पोर्शन है ये मूलांकुर है। और कुछ दिन बाद उससे जब वो मिट्टी में बोया जाता है तो उससे एक हरा पोर्शन निकलता है यहीं से, जो होता है प्रांकुर। तो ये जो बाद में बनता है तना, और ये जो मूलांकुर होता है ये बाद में जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इधर पे आगे देख लेते हैं। जो आलू है ये भूमिगत कंद का उदाहरण है, जो कि जड़ों पर उगता है। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है वो तना, पर ये उगता भूमिगत है, यानी धरती के अंदर उगता है, ठीक है। इसका निर्माण जड़ों पर होता है। आलू का पौधो देखिए, आलू का जो पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम मोस्ट आईएमपी है, इसे आप स्टाल लगा लेंगे। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। और तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत एवं प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। और ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे
कि जो मतलब तने का निर्माण है वो प्रांकुर से होता है, और इसी प्रकार आपको याद रखना है जो जड़ का निर्माण होता है वो मूलांकुर से होता है। यहाँ पर भूमिगत तने के ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि जो आलू है वो कंद का उदाहरण है, जो घनकंद है उसमें बंडा आता है, शल्ककंद होते हैं इसमें प्याज और लहसुन भी इसी में आता है, और जो प्राकंद होता है उसमें हल्दी अदरक आदि आते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं, और यदि टांगे गिनी जाए तो 420 है। फार्म में गायों की संख्या में बतानी है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं मुर्गी जो कि मुर्गियां होती हैं इनके 2 पैर होते हैं, और गाय होते हैं इनके 4 पैर होते हैं। अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है तो जिनसे बनता होगा उनके लिए आसान होगा, बाकी जिनसे नहीं बनता ने पहली बार देखा तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि इसको करना कैसे है। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर सिर गिने जाते हैं जो कि 180 है, ठीक है। यदि टांगे गिनी जाती है 420 है। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म है वहां पर सभी मुर्गियां हैं, तो मान लीजिए सभी मुर्गियां हैं तो पूरी 180 मुर्गियां हैं। अब 180 मुर्गियां यानी इनके पैरों की संख्या होगी 360, ठीक है। अब 360 होगी, लेकिन यहाँ पर पैर दिए कितने हैं आपको 420, यानी ये 420 यानी कितने पैर एक्स्ट्रा हैं 60 पैर एक्स्ट्रा हैं। अब जो 60 पैर एक्स्ट्रा हैं वो पैर किसके होंगे गायों के। अब जब गायों के पैर होंगे तो देखिए अब हमने यहाँ पर 2 पैर काउंट कर लिए हैं, और गायों के होते हैं 4, यानी 2 पैर अभी और एक्स्ट्रा है। यहाँ पर टोटल 60 पैर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बचा 30, यानी जो पैर एक्स्ट्रा है वो है 30, यानी यहाँ पर गायों की संख्या होगी 30। आई होप आप समझ पाए होंगे, और यदि अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम इसको फिर समीकरण मेथड से ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा होता है, इस कारण अगर एग्जाम में सीधा सामने देखते हैं तो हमें थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं होता है। बाकी ये बहुत ही इजी होते हैं, माध्यिका, बहुलक और माध्य। इसके लिए आपको इनकी डिटेल पता होनी चाहिए कि माध्यिका, बहुलक और माध्य होता क्या है। डिटेल देख लेते हैं। जो माध्य होता है, माध्य क्या होता है कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 संख्याएं दी हैं, अलग अलग 10 संख्याएं दी हैं, तो जो अवलोकनों की संख्या होती है यानी जो उन सभी 10 का योग, और उसमें बटे में जितने अवलोकन है, जैसे 10 दिए हैं, मान लीजिए योग आ रहा है 100, और बटे में 10 अवलोकन है 10, तो जो माध्य आएगा वो 10 आएगा। और यही औसत भी होता है, यानी जिस प्रकार औसत निकालते हैं उसी प्रकार माध्य भी निकालते हैं। अब मान लीजिए 10 अवलोकन दिए थे, उनमें कुछ रिपीट है, तो वही बोल रहा है कि बहुलक, इसे हम सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या कहेंगे, यानी सब सर्वाधिक जो भी डिजिट है वो रिपीट हुई है उसे बहुलक कहते हैं। और इसी प्रकार होता है माध्यिका का सूत्र। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, अगर अवलोकन की संख्या एक सम संख्या है तो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए अवलोकन की संख्या अगर सम है, सम जैसे मान लीजिए हमने 10 ही माना था, तो मान लीजिए 10 है, 10 अवलोकन दिए हैं, तो 10/2 यानी 5 + 1 यानी ये आएगा छठवां पद, और 10/2 10/2 ये हो जाएगा 5, यानी 6/5, वो 6 + 5 यानी 11, 11/2। उस कंडीशन में आपका जो माध्यिका होगी वो 5.5 आएगी। देखिए इसी प्रकार अगर अवलोकनों की संख्या विषम होती है तो हम निम्न सूत्र लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अवलोकन 10 थे, अब मान लेंगे कि विषम हो तो मान लीजिए 9 है, तो माध्यिका में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे 9 है तो 9 और 1 10/2 यानी 5, यानी इस ऐसी कंडीशन में जो 5वीं डिजिट है वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो प्रकृति में क्या होता है, एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकारक एजेंट क्या होते हैं, जो भी पदार्थ है जो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सी किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं, और ऐसा ही कुछ काम होता है
ब्लीचिंग पाउडर का। तो सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोराइड गैस की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, और इसकी जो ऑक्सीकरण एजेंट होता है ये एक यौगिक होता है जो कि अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है। ये ऐसा हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर रिएक्शन की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और यदि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो एक अकार्बनिक यौगिक होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 26वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पांच आपसे पूछा गया है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 80 सेकंड में 1100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होती है? तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। देखिए स्पीड जो होती है वो होती है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी दूरी क्या होती है? और रेल की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये होती है दूरी, और जो आपको टाइम दिया है गया। अब आपको जो रेल की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, वो दी गई है 500 मीटर, और जो प्लेटफॉर्म है वो 1100 मीटर का दिया गया है, और ये जो डिजिट है वो मीटर में दी गई है, और यहाँ पर आपको टाइम 80 सेकंड दिया गया है। अब 80 सेकंड ये हो जाएगा 1600 मीटर बटे 80 सेकंड। हम इसे काट लेंगे, ये 20 बार में जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, जो कि फर्स्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 27वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण खालिस्तान में आयोजित किया गया था। देखिए हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, और आपसे पूछा गया इसका 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये 2019 में आयोजित किया गया था, और ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि उमरोई स्थान है जो मेघालय में है। यहाँ पर ये हैंड इन हैंड का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई में स्थित प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा भी ये भी याद रखेंगे भारत और चीन के बीच जो हैंड इन हैंड मिलिट्री अभ्यास का 7वां संस्करण है वो चेंगडू चीन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। थोड़ा इसमें आपको चीन के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, वो थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले आप खुद से कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हम आपको 3 सेकंड का समय देते हैं। उसके बाद हम या वीडियो पॉज करके आप खुद भी आंसर दे सकते हैं, बाकी हम आंसर बता देते हैं। देखिए होंगो जो है इसे पीली नदी भी कहते हैं, और इसे ही चीन का शोक कहते हैं। जो कागजी मुद्रा है चीन इसको कागजी मुद्रा बनाने वाला चीन पहला देश है। और मुद्रा की बात कर लेते हैं तो मुद्रा हमने पिछली वीडियो में भी देखी है कि जी जो चीन की मुद्रा है वो रेनमिन भी होती है, और एक होती है युआन। और राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी बीजिंग है, और राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं शी जिनपिंग में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैडमियम प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी हैं, और इनसे होने वाली बीमारी भी मोस्ट आईएमपी, इसलिए आपको सभी याद रखनी है, ना कि सिर्फ कैडमियम वाली। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। तो जो कैडमियम प्रदूषण से शरीर में बीमारी होती है वो इटाई इटाई बीमारी होती है। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो। देखिए मिनी माता की बात कर लेते हैं। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसको याद रखने वाले हैं कि मिनी माता सब सर्वाधिक यही आता है। अगर बीमारियों की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक यही क्वेश्चन आता है कि मिनी माता रोग किस धातु से होता है? तो ये पारे के कारण होता है। आपको ये याद रखना है, मिनी माता पारा के कारण होता है। और इसी प्रकार जो फ्लोरोसिस है वो फ्लोरीन के कारण होता है, और ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप स्टार लगाएंगे। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये नाइट्रेट के कारण होता है। D10 पे वही बातें की गई हैं जो आपको बता चुका हूं मैं। थोड़ा सा आप इसको फिर भी रिपीट कर लीजिए। पारे के प्रदूषण के कारण मिनीमाता होता है, कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई इटाई रोग होता है, और नाइट्रेट के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोरोसिस रोग होता है फ्लोराइड फ्लोरीन तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, और ये अधिकांश पीने के पानी एवं भोजन के माध्यम से शरीर में होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है वह आकृति बताइए जो कि निम्नलिखित श्रेणियों
के बीच सही संबंध को दर्शाती है। देखिए एक ना एक क्वेश्चन रेलवे में ऐसा जरूर हमेशा ही आता है, और हमारी भी टेस्ट सीरीज में आप देख रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है डॉक्टर, वकील तथा व्यवसायिकों में संबंध क्या है। देखिए डॉक्टर और वकील ये तो सेपरेट होते हैं, ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया वकील यानी एडवोकेट, और ये इनके प्रोफेशन है, तो ये कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि ये प्रोफेशन है। तो इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है थर्ड में, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मदर इंडिया जो पुस्तक है वो खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी। देखिए मदर इंडिया की बात कर लेते हैं, तो ये पुस्तक 1927 में लॉन्च की गई थी, और ये कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। कैथरीन मेयो जो है अमेरिकी इतिहासकार हैं, और ये सन 1924-25 में भारत की यात्रा में आई थी, और भारत की यात्रा के दौरान इन्होंने जो देखा वैसा इन्होंने अपनी पुस्तक में अ, वैसा ही अपनी पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया। अब इस पुस्तक में है कि ये पुस्तक भारतीय समाज में गरीबी, अछूतों, शूद्रों और स्त्री की बदहाली पर केंद्रित पुस्तक है, जो कि भारतीय समाज की विषमता तथा अंधी परंपरा को दिखाता है। ठीक है, इसकी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये जो पुस्तक है मदर इंडिया, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको कि ये 1927 में लॉन्च की गई थी पुस्तक है, और ये अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति पर हमला किया, और पुस्तक में भारतीय महिलाओं, अछूतों, उपचार के लिए इशारा किया गया है। यहाँ जानवरों, गंदगी तथा राष्ट्रवादी राजनेताओं के चरित्र के बारे में बताया गया है। तो कैथरीन मेयो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 31वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपका इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए आपको एक इस प्रकार का एक गोल पेपर दिया गया है, जिसे पहले 20 से मोड़ा गया और उसे फिर 1/4 हिस्से में फिर मोड़ा गया है, चौथे मतलब एक बार और 20 से मोड़ा गया है। अब वो जो पेपर होगा वो कुछ इस साइज में आ चुका होगा। अब उसे ये इस तरह और इस तरह काटा गया है, और एक उस पे गोल काट यहाँ पर लगाया गया है। देखिए अब जब हम इस Z से Y की ओर मूव करेंगे, तो ये जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह बनेगा, और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह बनने वाला है। ठीक है, अब यानी अगर हम सिर्फ इतने की बात कर लेते हैं, ये तो कुछ इस प्रकार बनेगा। मैं आपको दिखाता चलता हूँ। देखिए इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा जब हम x से y में आएंगे। अब जब y से x में जाएंगे, तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये जो गोला है एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। यानी ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और ये हमारा फोर्थ में है, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 32वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1800 रुपए के लिए एक आइटम बेचने पर दुकानदार को 10% नुकसान होता है, और 20% लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु कितने प्रतिशत में, कितने रुपए में बेचनी होगी। देखिए अब जो प्रतिशत का नुकसान और ये लाभ है, ये तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ। देखिए जो 10% का नुकसान होता है, 10% यानी 1/10 होता है। 10% नुकसान यानी 10/9 यानी 10 में 1 का नुकसान, इसे 9/10 लिखेंगे। और 20% का लाभ, 20% यानी होता है 20×5 यानी 1/5 यानी 5 में 1 का लाभ, इसे हम 6/5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, हम बिना फॉर्मूले के करने वाले हैं, फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि CP इक्वल टू होता है 100/100, ये होता है प्लस माइनस और इनटू सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस के साथ 100 आता है। ये आप याद रखेंगे, अगर जो लोग भूल जाते हो। जी प्लस माइनस से मतलब क्या है, अगर लाभ हो रहा है तो उसे 100 के साथ जोड़ देंगे, और हानि हो रही तो 100 से घटा देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करने वाले हैं। आप सीधे इसमें रख के निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए आपको बोला गया है 180 रुपए के लिए एक आइटम बेचने पर एक दुकानदार को 10% नुकसान होता है। यानी उसके पास कोई वस्तु थी, उसका प्राइस x था, उसने इसे 10% के नुकसान पर बेचा, 9/10, तो उसे जो मूल्य प्राप्त हुआ वो 180 प्राप्त हुआ। ठीक है, और अब इसका वो बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, यानी इस ये पूरा जो वो है वो प्राइस हो गया, इस पर 20% लाभ बताना है। तो 20% का लाभ 6/5 होगा।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x की हमारी जो वैल्यू आएगी वही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए ये 9/10 को इस तरफ ले आएंगे तो ये 10/9 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से ये अलग हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है, 9×45 और 45 चौके होता है 180 और 6 चौके 24, 240 हमारा राइट आंसर होगा। इसी को जब हम इस पर रखेंगे, इस फॉर्मूले से करना होगा, तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको 180 रुपए की एक आइटम बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस दी गई है वो है 180, ठीक है। हम सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं, 180 गुणित यहाँ पर आएगा 100 ये, और उसे क्या होता है 10% नुकसान होता है, मैंने क्या बताया नुकसान, यानी इसमें 10% कर देंगे का घटा देंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, यानी जो सीपी है वो आने वाली है 200। अब एक बार हमें फॉर्मूला फिर से लगाना होगा 20% लाभ कमाने के लिए, तो ये जो 200 है वो सीपी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ इस तरफ रख देते हैं, सीपी 100 गुणित एसपी और 20% का लाभ है ना 120, ठीक है। अब ये 200 ने से आएंगे और 120 का मल्टीप्लाई 200 2 में हो जाएगा, यानी एसपी आएगा हमारा 240। अब दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप जो जो बेटर लगेगा आप वैसे करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, 33वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस सिख गुरु ने गुरुओं के उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए सिख गुरु की बात कर लेते हैं कि जो सिख समुदाय है उसमें 11 गुरु थे, ठीक है। इनमें से जो 10 थे, 10+1, जो 10 थे वो मानव रूप में थे और जो एक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिन्हें जीवित गुरु की उपाधि दी गई है, ठीक है। अब जो 10वें गुरु थे वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। इन्होंने क्या किया कि गुरुओं के पद का को समाप्त कर दिया, यानी गुरु के जो उत्तराधिकार चला आ रहा था उसे समाप्त कर दिया, और अगले गुरु यानी 11वां गुरु, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां गुरु घोषित किया, जो कि उनकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह इनका 1675 में इनका जन्म पटना में हुआ था, जहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है, और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1699, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप ये याद रखेंगे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और प्रत्येक सिख को पंचमकार का सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत आता है केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण, ऐसा हर सिख को धारण करना होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 34वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, ये आपसे पूछी गई। कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। थोड़ा इसकी डिटेल लिख लेते हैं। जो कैल्शियम होता है इसे इसका प्रतीक Ca होता है, इसे Ca से डिनोट करते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 20 होती है, और ये एक रासायनिक तत्व है। और पृथ्वी की जो परपटी है, भूपरपटी है, इसमें मौजूद तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसके अलावा यहाँ लोहा और एल्यूमिनियम फर्स्ट और सेकंड में पाए जाते हैं। और पृथ्वी का सबसे आम कैल्शियम यौगिक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 35वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है चड्डा कप जो है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जी, कि चड्डा कप की बात कर लेते हैं तो ये बैडमिंटन से संबंधित कप है, और इसके अलावा हमें थोड़ी अन्य कप भी देख लेते हैं जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। देखिए जो चड्डा कप है वो बैडमिंटन से जुड़ा है, और यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसके अलावा अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, इब्राहिम कप और रतन टाटा कप और महाराजा रणजीत सिंह कप आदि, ये सब भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए 36वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उनमें निम्नलिखित में से किसको विमंदक के रूप में या मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ आपको ऑप्शन में दिए गए हैं थोरियम, ग्रेफाइट, नमक और रेडियम। देखिए नमक जैसा तो कुछ ऐसा यूज नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके इसके लिए हमें परमाणु भट्टी के बारे में जान लेते हैं। देखिए परमाणु भट्टी क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखिए आपने नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया देखी होगी, जो विखंडन होता है उससे 1 से 3 परमाणु, 3 से फिर 9 और 9 से 27, यानी 3 गुना होते चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो नाभिकीय विखंडन है, श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है,
उसमें जो 1 से 3 निकलते हैं, तो उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, उन्हें क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैडमियम और बोरॉन की छड़ CD व Br, कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ को का उपयोग किया जाता है, जिससे 2 न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लिया जाता है हर बार। ऐसा करने से क्या होता है, ये एक नियंत्रित श्रृंखला में आगे बढ़ती है। इस तरह ये न्यूट्रॉन क्रमशः आगे बढ़ पाता है और एक एक परमाणु का ही विखंडन होता है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की गति को जो मंद मंद करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल बोले तो D2O का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट तथा बेरिलियम, इनका भी उपयोग मध्यक के रूप में किया जाता है, यानी D2O, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम। यहाँ आपको ऑप्शन में ग्रेफाइट दिया गया है ना, ग्रेफाइट आपका आंसर होगा। इसके अलावा D2O भी मोस्ट IMP है जो मंदक के रूप में है, जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा। थोड़ा हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। ग्रेफाइट जो है वो मानक स्थितियों के तहत कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, इसलिए इसका उपयोग थर्मोकेमिस्ट्री में व्यापक रूप में किया जाता है। जो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क शैलों तथा विद्युत आर्क के में इलेक्ट्रॉनों के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोडों के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और इसका उपयोग काले रंग के पेंट बनाने में भी किया जाता है। ये भी आपके लिए IMP है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 37वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी उत्तर आकृति निम्न प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सेम को मतलब इन तीनों में से कोई भी एक को ध्यान से देखते हुए आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, सेम इसी प्रकार का डायग्राम आएगा। इसके लिए हम देखते हैं, एक यहाँ पर बीच में त्रिभुज बना हो जिसका की जो नोक है वो केंद्र की ओर है। सबसे पहले हम ऐसा कहाँ नहीं है वो देखकर उसे अलग कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ही नहीं बन पाया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर त्रिभुज बना है लेकिन ये केंद्र की ओर ना होकर बाहर की ओर है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये और ये एक्स्ट्रा है जो नहीं है कहीं पर भी नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं बना है यहाँ पर, इसलिए ये भी नहीं होगा। और चौथा हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, इसकी त्रिभुज की नोक अंदर की ओर है और ये डायग्राम यहाँ पर जब रखेंगे तो ये चित्र पूरा बन जाएगा। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 38वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक परमाणु का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, अ, अगर आपसे पूछा है परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हमारे जॉन डाल्टन ने दिया था। लेकिन आपसे पूछा कि एक परमाणु का मॉडल किसने दिया गया था? देखिए, एक परमाणु का मॉडल ये दिया था नील्स बोर ने दिया था, और इन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया था। इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये इन्होंने नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। ये देखिए नाभिक है और ये जो है ये कक्षक कहलाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। देखिए, नील बोर की बात कर लेते हैं। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। उन्हें इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। यह मॉडल सौरमंडल के मॉडल जैसा था। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सौरमंडल के मॉडल जैसा मॉडल किसका था, तो ये नील बोर्स का मॉडल था। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जबकि जो सौरमंडल में होता है वो गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ठीक है, 1913 में नील्स बोर्स द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो त्रुटियां थी उन्हें दूर करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से परमाणु मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट वो देख लेते हैं। 39वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों को उनसे उनके शब्दकोश में यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको जमाना है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 5 वर्ड दिए गए हैं, इसे हमें डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है। देखिए, यहाँ पर TRU यानी सबसे पहले इन दोनों में से एक आएगा TRA, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर D यानी सबसे पहले आएगा 4 और फिर आएगा 5। इसके बाद TRE यानी आएगा फिर पहला वाला, और फिर TRU M 2 और फिर 3। 4 5 1 2 3 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि चौथे में चौथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 40वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो देखिए, पूर्ण वर्ग आपको देखिए यहाँ पर तो इजी दिए गए हैं। जिस सारे आपसे जो सारी डिजिट है ये 25-26 तक के अंदर की दी गई हैं, इसलिए आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और आपको आपको करना क्या है, एक से लेकर कम से कम आपको
35 तक के वर्ग हमेशा याद रहने चाहिए अगर आपको अपना एग्जाम में टाइम बचाना है, तो ये आप याद करके रखेंगे। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, 327 सीसी वर्ग नहीं होता है, 441 जो होता है वो 21 का वर्ग होता है, तो 21 हमारा राइट, वो 441 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यह था हमारी वीडियो का टेस्ट 2 का पार्ट 2। यदि आपको टेस्ट पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये टेस्ट हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com और हमारे एंड्रॉयड ऐप सरकारी सर्कल एंड्रॉयड पर, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं या इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।